everyone, welcome back to our channel Geo for You, and we are back with another topic of class 10th science chapter 1 chemical equation and reactions। हमने लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर कर दिया था। हमने ये देख लिया था कि कैसे इक्वेशन को लिखना है, कैसे हम सिंबल में लिखते हैं, कैसे हम वर्ड्स में लिखते हैं, है ना। और उसके अलावा हमने क्या समझा था, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो इस चैप्टर में है, ये सब हम कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ एक रहेगा, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। सिर्फ यही, ये बहुत छोटी सी वीडियो है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि बैलेंस कैसे करना है, और 2-3 एग्जांपल करेंगे और कुछ होमवर्क दे देंगे और ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक लिख देते हैं, अब बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से हम ये समझते हैं कि सबसे पहले आपको याद होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, ये सब पता है ना, ये हमने पढ़ा था शायद 9th क्लास में, है ना। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि ना तो एनर्जी क्रिएट होती है, ना ही वो डिस्ट्रॉय होती है ना। मास ना ही क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ मास रहेगा। तो हमें वही करना है, कंजर्वेशन करना है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमें वही देखना है। तो हमें ये देखना है कि इक्वेशन जो हम लिखते हैं उसमें 2 साइड होती है, एक रिएक्टेंट साइड, एक प्रोडक्ट साइड। तो जितना आपका प्रोडक्ट बना है उतना ही रिएक्टेंट भी होना चाहिए। जैसे अगर मैंने 2 मॉलिक्यूल H2O के निकाले हैं, तो इस तरफ जरूरी नहीं है कि H2O ही आए, पर H2O के अंदर होते हैं H2 और O, है ना। 2 एटम्स हैं, और ये एटम्स जो हैं, ये 2 एटम्स इस साइड जब प्रोडक्ट साइड पे आएंगे तो वो उतनी ही क्वांटिटी में हो जितनी इस साइड थे। दैट इज द थिंग जो हमें समझनी है कि आपकी बैलेंसिंग में दोनों साइड के जो एटम्स हैं वो इक्वल अमाउंट में होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब वो करना कैसे है हम वो समझते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें ये पहचानना कैसे है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो पहले इक्वेशन एक एग्जांपल दे देती हूँ। एक एग्जांपल है इक्वेशन का, जैसे Zn plus H2SO4 give rise to ZnSO4 प्लस क्या लिख लेगा H2, ठीक है। अब इसके नाम भी लिख देती हूँ। सबसे पहले जब भी आप इक्वेशन लिखते हो, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि इक्वेशन लिखो उसके सिंबल्स के साथ, देन उसके नीचे उसके सिंबल के वर्ड्स जो भी उसका नाम है। जैसे जिंक, तो यू जस्ट राइट जिंक। ये H2SO4, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको जो बना, ये प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट हुआ, प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट क्या बना आपका, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, ठीक है। ये तो मैंने लिख दिया आपकी नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है। तो अब मैंने इक्वेशन लिख दिया। अब हमें ये पहचानना है कि इस तरफ जितने एटम्स हैं इस तरफ भी उतनी एटम्स है कि नहीं, मतलब इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। पहचानते कैसे हैं, जब आप पहचान रहे हो तो सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। देखो ये ना इनिशियल तरीका है, जब आप शुरू में बैलेंसिंग करते हो तो ये इनिशियल तरीका है, बिगिनर तरीका है। जब आप बैलेंसिंग करते हो तो आप एक टेबल बना लो, है ना। जब आप इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको 2-3 इक्वेशन आप कर लोगे तो आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसा माइंड में खेलोगे, अच्छा इतने 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 ऐसे गिन के काउंट करके कर लोगे। क्योंकि ऑफ कोर्स आप एग्जाम में जब करोगे, अगर आपको बैलेंसिंग नहीं पूछी है ना, क्वेश्चन नहीं आया बैलेंसिंग का, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट माइंड से बैलेंसिंग करोगे, क्योंकि बैलेंसिंग करना इज इंपॉर्टेंट। आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो उसको बैलेंस करना जरूरी होता है, अनटिल और अनलेस वो काफी ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसमें ये मेंशन ना किया हो। अभी जो छोटी क्लासेस है, अभी आपके जो एग्जाम आएंगे, इसमें मेंशन करके देंगे कि इवन द इक्वेशन को बैलेंस भी करो, ये क्वेश्चन में लिखा होगा। पर अगर नहीं भी लिखा है तो आपका फर्ज क्या बनता है, एग्जाम में उसको बैलेंस करना, क्योंकि इक्वेशन तभी कंप्लीट होती है जब वो बैलेंस हो, ठीक है। तो वही मैं बता रही हूँ, जो ये मैं तरीका बता रही हूँ ये बिगिनर तरीका है। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो स्टार्टिंग इसी से करनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं टेबल। हम टेबल बना लेते हैं। टेबल में पहले एलिमेंट्स या एटम्स जो भी बोलना चाहो, फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट साइड, है ना। ऐसे ही नंबर ऑफ एटम
प्रोडक्ट साइड। ठीक है, ऐसे टेबल बना लेने में, ये मैंने थोड़ा ऐसे रफली बनाई है, आप इसको ऐसे इक्वल में बना लेना। अब सबसे पहले एलिमेंट्स लिख लो, कितने एलिमेंट्स है टोटल। देखो एक जिंक है, आपका H है, ऐसे नहीं, अगर H के नीचे 2 लिखा था ऐसे नहीं, H2 नहीं लिखेंगे हम, एलिमेंट्स लिखेंगे। एलिमेंट्स होते हैं सिंगल सिंगल एटम। तो पहला जिंक हो गया, H हो गया, S हो गया और O हो गया। SO4 एक आपका सल्फेट वो होता है, लेकिन हम SO4 को साथ में नहीं लिखते, सारे एटम्स अलग अलग लिखते हैं। अब हमने अलग अलग एटम्स लिख दिए। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड वाले नंबर लिख लेंगे। तो सबसे पहले देखो, जिंक रिएक्टेंट साइड में कितना है 1, H कितना है 2, S कितना है 1, O कितना है 4, लिख दिए। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट साइड वाले नंबर। प्रोडक्ट साइड पे जिंक कितना है 1, S कितना है 1, सॉरी H देखेंगे पहले, H कितना है 2, S कितना है 1, O कितना है 4। बहुत क्लियर दिख रहा है कि इक्वेशन क्या है आपकी, बैलेंस। दोनों साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सिमिलर है, तो मतलब क्या इक्वेशन बैलेंस। तो हमें इसमें कुछ करना ही नहीं, ये इक्वेशन बैलेंस। तो देखना आ गया कि बैलेंस है कि नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ भी ऐसा होता, कुछ भी हाइपोथेटिकली देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 होता, वहां पे 2 होता, यहाँ 3 है वहां 2 है, तो अब ये 3 और 2 है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ता हमें, और चेंज करके हमें क्या करना पड़ता, दोनों को इक्वल करना पड़ता। और जब हम इक्वल करते हैं तो हम मॉलिक्यूल के नंबर को छेड़ते नहीं है। जैसे कि अगर मैं हाइपोथेटिकली देख लो, ऐसा कुछ होता नहीं है, इस इक्वेशन में कुछ नहीं होगा, बट स्टिल मैं आपको अगली इक्वेशन पढ़ाने से पहले इसी में एक एग्जांपल दे देती हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल देखो, जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका H जो है 3 है और यहाँ पे 2 है, मान लो यहाँ पे 3 है, तो अब यहाँ 3H है, लेट्स सपोज, ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, मान लो। अब क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अब आपको इसको बैलेंस करना है, तो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने के लिए हम करते हैं होल नंबर से मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं, होल नंबर से मल्टीप्लाई। तो देखो, अब ऐसा तो नहीं है कि 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई मतलब किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी इसको इधर, तो ये सेम हो जाएगा। ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो 3 को 2 में बदल दे, 2 को 3 में बदल दे। तो हमें दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी ताकि कोई एक नंबर आ जाए। देखो, हम 3 को जब 2 से करेंगे तो भी 6 आएगा, जब हम 2 को 3 से करेंगे तो भी 6 आएगा। तो हमने किसी एक नंबर लाने के लिए हमने दोनों की तरफ 2 अलग अलग होल नंबर से मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल देखो, ये 3 2 नहीं होता, अगर यहाँ 1 होता, लेट्स सपोज यहाँ 1 होता, ये 3 2 मिनट के लिए हटा दो, 1 होता, यहाँ 2 होता, तो सिंपल है, सिर्फ इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करती तो आंसर आएगा 2, 2 और 2, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। लेकिन दोनों ही नंबर ऐसे हैं जो मल्टीप्लीकेशन, किसी एक को मल्टीप्लाई करने से सेम नंबर नहीं आएगा, तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब सबसे बड़ी चीज देखो, जो हमने यहाँ मल्टीप्लीकेशन करा है, इस मल्टीप्लीकेशन को हम मॉलिक्यूल के नंबर से चेंज नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि मैं 3 में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ 3 की जगह पे मैं 6 लिख दूं, नॉट लाइक दैट। ऐसे नहीं करेंगे कि H के नीचे 6 लिख दिया, हम होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आगे, 3 के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया आगे, ऐसे यहाँ पे 2 के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया आगे, इधर चेंज नहीं करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ से हटा के 6 लिख दे, जो मल्टीप्लीकेशन करी है वो आगे करेंगे, ठीक है। अब ये था सिर्फ एक एग्जांपल, ऐसा कुछ होता नहीं, H3 कुछ नहीं होता, H2 तो हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये इक्वेशन बैलेंस है। अब हम करेंगे अनबैलेंस इक्वेशन का एग्जांपल। तो अगर आपको इसे नोट करना है तो कर लो, रुको मैं सही कर देती हूँ, देन नोट करना, फिर हम इसको रब कर देंगे, ठीक है। बैलेंसिंग थोड़ी बहुत तो समझ में आई होगी, जब हम अब अगला एग्जांपल करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये है आपका 2 2 2, नोट कर लो, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल, अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। अब ये जो इक्वेशन का एग्जांपल मैं दे रही हूँ, ये इक्वेशन है आपकी अनबैलेंस्ड। देखेंगे बैलेंस है कि अनबैलेंस। वैसे तो बैलेंस मैंने आपको बता दी, तो अब अनबैलेंस ही करने वाले हैं हम। Fe plus H2O give rise to Fe3O4 plus H2, ठीक है। नाम लिख लेते हैं आयरन, वाटर, ठीक है।
तो ये आपकी एक इक्वेशन है। अब देखो फटाफट से बिना टेबल बनाए मैं आपको बता देती हूँ कैसे देखना है बिना टेबल बनाए। एक एक ऑटम उठा के देखना। सबसे पहला ऑटम था Fe इस साइड 1 है, इस साइड कितने 3 अनबैलेंस्ड। H यहाँ पे कितने 2, यहाँ कितने 2 बैलेंस्ड। O कितना है यहाँ पे 1, यहाँ कितने 4 अनबैलेंस्ड। ऐसे ही पता चल गया विदाउट टेबल बनाए पता चल गया कि हमारे इक्वेशन क्या है अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले शुरू कहां से करना है। अब देखो आपको ये तो समझ में आ गया कि इक्वेशन बैलेंस है कि अनबैलेंस। अब आपको ये समझना है कि शुरू कैसे करना है। हम शुरू करते हैं हमेशा, फर्स्ट स्टेप हमारा जो होता है, पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप था हमारा चेक, साथ साथ स्टेप को मैं बताती जा रही हूँ, चेक वेदर इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। मतलब ये तो चेक करना ही है ऑफ कोर्स, और ये ऐसा स्टेप है कि आपको इक्वेशन अगर बैलेंस करने के लिए दिए तो ऑफ कोर्स वो अनबैलेंस्ड ही होगी, इसलिए दी है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, अनबैलेंस ही है। बट स्टिल पहला स्टेप यही होगा कि बैलेंस चेक करना है हमें। हमने चेक कर लिया बैलेंस। अब दूसरा स्टेप क्या है आपका, दूसरा स्टेप है टेक द एटम which is highest in number from product और reactant। डिपेंड करता है, कहीं में भी हो सकता है। ऐसा एटम लेना है जो हाईएस्ट हो नंबर में, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे रिएक्टेंट हो। अब देखो Fe यहाँ पे 1 है या 3 है, 3 इज नॉट दैट नंबर, पर यहाँ पे O देखो 1 है, यहाँ पे O 4 है। तो हमने प्रोडक्ट में से लिया फेरिक ऑक्साइड को, हमने लिया फेरिक ऑक्साइड को Fe3O4 को, और इसमें भी हमने क्या लिया, O जो है वो कितने हैं 4 है नंबर में। अब बनाएंगे हम टेबल। अब हमको क्या बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी। देखो अब हमारी टेबल कैसे है, सिंपल सी टेबल है। एक तो इनिशियल, ठीक है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, समझ गए। देखो रिएक्टेंट में आपके, रिएक्टेंट में O का नंबर क्या है, O का नंबर हम O नंबर बता रहे हैं। रिएक्टेंट में इनिशियल में O का नंबर है 1, ठीक है, ऐसे लिख दो H2O में, ठीक है। और प्रोडक्ट में O का नंबर है 4, किसमें, Fe3O4 में, लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि हम इन दोनों में से किसको चेंज करें जो कि क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। मैंने लास्ट में क्या बताया था कि जब दोनों ही ऐसे नंबर है जिसको बैलेंस करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम दोनों को करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा दोनों का नंबर सिस्टम नहीं है। हम यहाँ बैलेंस कर सकते हैं, हम देखो 1 को बैलेंस कर सकते हैं, 4 बना सकते हैं। तो वही करेंगे हम, क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ताकि क्या आ जाए 4, और ये 4 को 4 ही रहने देंगे क्योंकि सेम कर रहे हैं हमें नंबर 4। तो यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वो हम इक्वेशन में कहाँ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, रिएक्टेंट साइड में। और किसको मल्टीप्लाई करना है हमें, H2O में, क्योंकि H2O के पास O है। तो रिएक्टेंट साइड में H2O और मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से। अब आपकी ये इक्वेशन पार्टली बैलेंस्ड हुई है। अभी सिर्फ इतना बैलेंस हुआ है कि यहाँ पे O और यहाँ पे O बैलेंस हो गए, देखो। लेकिन हम जब बैलेंस कर रहे होते हैं तो बैलेंसिंग में हमारा दूसरा एटम भी अफेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इफेक्ट हुआ, देखो 4, O तो 4 हो गया, लेकिन H2 कितना हो गया, H2 और 4, 2 4 जा 8, H यहाँ पे 8 हो गए, और यहाँ पे तो H2 ही है। H क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। पहले तो बैलेंस था, अब अनबैलेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो और एटम अफेक्ट हुआ है, थर्ड स्टेप में अफेक्टेड एटम को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, अफेक्टेड एटम को बैलेंस करेंगे। देखो मैं दोबारा से टेबल नहीं बना रही हूँ, हम इसी में लिख देते हैं। अगर आपको ये नोट करना है तो फटाफट से नोट कर, ठीक है। तो इसी में लिख देती हूँ, इसी को थोड़ा सा चेंज करके लिख देती हूँ, जगह भी कम है। अब हमने देखो यहाँ पे H2 को बैलेंस करना है। अब हम देखेंगे कि H2 किधर ज्यादा है, किस साइड ज्यादा है, इस साइड। अब वही इनिशियल और बैलेंस करके टेबल बनाई। अब हम देख रहे हैं रिएक्टेंट की तरफ H, प्रोडक्ट की तरफ H। तो इनिशियल अब यही है, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इनिशियल में रिएक्टेंट साइड में H कितना है, काउंट करना जरा, 2 4 जा
8। रिएक्टेंट साइड में H कितना है 8, किसमें H2O में। प्रोडक्ट साइड में H कितना है 2, ठीक है, कितना है 2, किसमें है H2 में, ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया। अब हमें बैलेंस करना है। अब सबसे पहले देखो यहाँ 8 है यहाँ 2 है, ऐसा कोई नंबर जो इन दोनों को बैलेंस कर दे। साफ दिख रहा है कि आप 2 को 8 बना सकते हो, तो आपको किसको मल्टीप्लाई करना है 2 को मल्टीप्लाई करना है। इसको 8 को ऐसे कैसे रहने दो और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 2 4 जा 8, आ गया 8, आ गया ना। तो मतलब हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है किसको, प्रोडक्ट साइड वाले H को, और H को भी नहीं H2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट साइड में H2 देखेंगे, ये रहा, इसको कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। अब देखना O भी बैलेंस हो गया, H भी बैलेंस हो गया, अब क्या बचा, अब बचा सिर्फ आपका Fe लास्ट। अब Fe को बैलेंस करना बहुत आसान है, देखने की भी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे एक F है, यहाँ कितने 3, अब एक F को 3 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑफ कोर्स ये लो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते कोई और एटम अफेक्ट हुआ क्या, नहीं। जब कोई और एटम अफेक्ट ही नहीं हुआ तो Fe भी बैलेंस हो गया, H भी बैलेंस हो गया, O भी बैलेंस हो गया, तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इतना सिंपल था, आया समझ में कैसे बैलेंस करना है। सबसे पहले देखो कि बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं है, कैसे देखेंगे, नंबर ऑफ एटम काउंट करके। उसके बाद सबसे पहले हम प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड में सबसे बड़ा सबसे ज्यादा नंबर वाला एटम लेंगे, चाहे वो किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, फिर उसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले उसको जैसे ही बैलेंस करा, अब हम थर्ड टाइम पे देखेंगे कि कौन सा एटम जो है अफेक्ट हुआ है बैलेंसिंग की वजह से, ठीक है। अगर अफेक्ट नहीं हुआ तो नेक्स्ट एटम पे चले जाएंगे, अगर अफेक्ट हुआ है तो पहले अफेक्टेड एटम ही बैलेंस करेंगे, ठीक है। अफेक्टेड एटम बैलेंस कर दिया, अब अफेक्टेड एटम बैलेंस करते ही अब देख लेंगे कि क्या कोई एटम बचा है जो बैलेंस नहीं है, फिर उसको बैलेंस करेंगे। उसको बैलेंस करने का अगर फिर कोई इफेक्ट हुआ है तो फिर उसको बैलेंस करेंगे। वैसे तो ऐसा नहीं होता, 3 या 4 स्टेप में इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। तो ऐसे हमें बैलेंस करना है। और एक एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दे दिया कि जब दोनों ही होल नंबर ऐसे हो जिनको दोनों को हमें होल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, या किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो सिमिलर डिजिट आ जाए, ठीक है। ये समझ में आया, इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ जो आप होमवर्क में करोगे, ठीक है। तो ये है आपकी होमवर्क इक्वेशंस, ये सारी आपको होमवर्क में करनी है और आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। ये सब आपका होमवर्क है और आई जेन्युइनली वांट कि आप होमवर्क खुद से करो। इक्वेशन सारी एनसीईआरटी है, बट कोई भी एआई टूल्स का यूज ना करो, गूगल का यूज मत करो, खुद से दिमाग लगाओ, खुद से कोशिश करो। चाहे तो अपने किसी सीनियर या अपने किसी फ्रेंड या किसी की हेल्प ले लो, बट डोंट यूज दीज एप्स लाइक जो आपका काम बहुत आसान कर देते हैं, क्योंकि आप इसको यूज करके आप दिमाग लगाते ही नहीं हो। तो आई होप कि आप ये सब खुद से ही करोगे और मुझे होमवर्क कंप्लीट करके दोगे, आपका ही फायदा है, बैलेंस करना है आपको। इसमें लास्ट क्लास का भी थोड़ा काम करना है, जो मैंने इक्वेशंस लिखी हुई हैं देखो वर्ड्स में, इनको पहले आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू बैलेंस इट, ओके। तो अब इनमें से कुछ इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है कि बैलेंस हो, मैंने नहीं देखा, तो आपको पहले चेक करना है कि बैलेंस है कि नहीं है, देन बैलेंस करना। हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, वो बता देती हूँ। जब हम इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो इक्वेशन में कोई भी मॉलिक्यूल या एटम या कुछ भी जो है प्रेजेंट, उसकी एक स्टेट भी बताते हैं। क्या बताते हैं, स्टेट मतलब कि वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर में प्रेजेंट है। जैसे कि वाटर जो है वो एक्वस फेज में होता है ना, लिक्विड फेज में, तो लिक्विड फेज को बोलते हैं एक्वस फेज। तो उसको डिनोट करने के लिए हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि एक्वस, AQ इज फॉर एक्वस, है ना। सॉलिड के लिए S, ओके, गैसियस के लिए G, इस टाइप से, है ना। तो ये वर्ड, ये जो डिनोशंस हैं, ये हम क्या करते हैं, हम अपने जो मॉलिक्यूल है उसके सामने लिखते हैं, ताकि पता चले कि वो स्टेट क्या है, तभी आपकी इक्वेशन पूरी होती है। तो पहला काम था इक्वेशन वर्ड को आप इक्वेशन सिंबल में लिखना, फिर उसका बैलेंस करना, और बैलेंस करने के बाद उसकी स्टेट बताना। तो जैसे कि CO2 की स्टेट है गैसियस, तो मैं ऐसे लिख दूंगी CO2 के आगे G। H2 की स्टेट है गैसियस, तो मैं ऐसे लिख दूंगी G। क्या पता आप कभी कभी HCl देखते हो, HCl होता है ना,
HCl क्या है, दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड और एक गैसियस। तो आप जब तक उसकी स्टेट नहीं लिखोगे आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी फॉर्म में आपने लिया है। तो जैसे ही मैंने G लिख दिया मतलब आपको गैसियस फॉर्म में HCl लेना है, मैंने AQ लिख दिया मतलब उसका मतलब आपको एक्वस फॉर्म में HCl लेना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, कुछ नहीं है, आपको समझना था कि तीन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उसके लिए आपको डिनोट करने के लिए सिंबल लगाने होते हैं इक्वेशंस में, तब आपकी इक्वेशन पूरी होती है। तो जब आप ये बैलेंस करोगे तो साथ में आप सिंबल्स भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये फटाफट से इसको नोट कर लो, कर ही लिया होगा अब तक। तो ये था होमवर्क। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ बैलेंसिंग सिखानी थी मेरे को। अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एक साथ खत्म करा दूंगी और आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।